जब लेडी बॉस अपने बचपन के प्यार यानी अपने व्हाइट मूनलाइट को घर लेकर आई तो मैं हाथ में कढ़ाई पकड़े बस ये पूछने ही वाला था कि क्या कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बनानी है। तभी उस व्हाइट मूनलाइट ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे पता था कि उपन्यासों में जो लिखा होता है वो सब सच होता है। मेरे विदेश जाते ही तुमने घर में एक सब्स्टिट्यूट पाल लिया। मैंने झुककर अपनी शेफ वाली यूनिफॉर्म और हाथ में पकड़े करछुल को देखा। भाई, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि मैं किसी का सब्स्टिट्यूट हूं? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो फिर से चिल्लाने लगा। तभी मैं सोचूं कि इतने सालों तक तुमने मेरी सुध क्यों नहीं ली। असल में तुम्हारे पास ये नया प्यार जो था जिसने पुराने प्यार को दिमाग से निकाल फेंका। अब जब मैं वापस आ गया हूं तब भी तुम इस सब्स्टिट्यूट को घर से निकालने को तैयार नहीं हो। अगर ऐसा है तो मैं ही तुम दोनों के रास्ते से हट जाता हूं। जो रान की ये हालत देखकर मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। ये कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है भाई? क्या मैं यहाँ अपनी कमाल की कुकिंग स्किल्स की वजह से नहीं था? मुझे तो बॉस जियांगची ने 80 लाख के पैकेज पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि मैं उनके पेट की बीमारी ठीक कर सकूं। ये नया प्यार और सब्स्टिट्यूट वाली बात कहां से आ गई? जियांगची ने चिढ़ते हुए कहा, आन रान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिछले 3 महीनों से विदेश में थे और मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आती थी। फिर ये नजरअंदाज करने वाली बात कहां से आई? और ये शेन लुओ हैं, घर के शेफ, वो फालतू की चीजें नहीं जो तुम सोच रहे हो। शेफ? जो रान की आंखों से एक आंसू टपका। इतना जवान शेफ कहीं होता है क्या? मुझे सफेद कपड़े पसंद है और इसने भी सफेद ही पहना है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं तो और क्या है? तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने अपनी सफेद शेफ जैकेट देखी और फिर झो रान की सफेद सिल्क शर्ट। मेरी आंखों के कोने फड़कने लगे। इन दोनों में इकलौती कॉमन चीज बस ये थी कि दोनों सफेद कपड़े से बने थे। मैंने एक ठंडी आह भरी और कहा, मिस्टर झो, मैं सच में शेफ हूं। यकीन नहीं आता तो किचन में जाकर देख लीजिए, चूल्हे पर अभी भी चिकन सूप पक रहा है। पर झो रान ने अपने कान बंद कर लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर सूप है भी तो वो तुम दोनों ने मुझे धोखा देने के लिए पहले से प्लान किया होगा। जियांगची ने हार मानकर पूछा, अच्छा तो तुम कैसे मानोगे कि शेन लुओ सिर्फ एक शेफ है? इसे घर से निकाल दो तभी मानूंगा। झो रान के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज पकड़ लिया हो। नॉवेल्स में लिखा है कि व्हाइट मूनलाइट और सब्स्टिट्यूट कभी एक साथ नहीं रह सकते, वरना एक दिन ये सब्स्टिट्यूट मेरी जगह ले लेगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए इसे जाना ही होगा। इतना सुनने के बाद जियांगची की पेशानी पर बल पड़ गए। वो हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखने लगी। उनकी पेट की बीमारी अभी आधी ही ठीक हुई थी और उन्हें मेरी कुकिंग की सख्त जरूरत थी। लेकिन अगर मुझे नहीं भेजा गया तो झो रान शांत नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद जियांगची ने फैसला लिया। वो मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिव इन वाला है, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें पास वाले पेंट हाउस में शिफ्ट होना पड़ेगा। आने जाने का खर्चा मैं डबल दूंगी और कॉम्पेंसेशन के तौर पर 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी कैसा रहेगा? मेरी आंखें चमक उठी। जियांगची का पेंट हाउस यहां से बस 5 मिनट की दूरी पर था। अब मुझे डबल ट्रैवल अलाउंस मिलेगा और 3 महीने की फ्री सैलरी भी। ये तो जैकपॉट था। मैंने बिना देर किए सिर हिलाया। कोई बात नहीं जियांग बॉस, क्या मुझे अभी निकलना है? कहते ही मैंने अपना फोन निकाला और मूवर्स एंड पैकर्स को कॉल करने लगा। जियांगची थोड़ी हैरान रह गईं। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग आई, पर उन्होंने बस इतना ही कहा, ठीक है, शिफ्ट हो जाओ। मूवर्स की गाड़ी जल्दी ही आ गई। जब मैं मजदूरों को सामान लोड करने का निर्देश दे रहा था तो झो रान सीढ़ियों से उतरकर मुझे टशन दिखाने लगा। शेन लुओ, भले ही तुमने मेरे पीछे से घर में जगह बनाने की कोशिश की, पर आखिर में तुम्हें दुम दबाकर भागना ही पड़ रहा है ना? अची के दिल में सिर्फ मेरी जगह है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक सब्स्टिट्यूट हमेशा सब्स्टिट्यूट ही रहता है। तभी मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। 7 अंकों का कॉम्पेंसेशन अमाउंट देखकर मेरी दुनिया रोशन हो गई। जिस झो रान की वजह से मुझे ये पैसे मिले थे वो अब मुझे बहुत प्यारा लगने लगा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जी बिल्कुल, बॉस के दिल में आप ही सबसे ऊपर हैं। मेरी क्या मजाल जो आपसे मुकाबला करूं? झो रान ने नाक सिकोड़ी। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। वो शान से आगे बढ़ गया। दूर से मुझे सुनाई दिया कि बटलर उससे पूछ रहा था कि उसे कौन सा कमरा चाहिए। उसने तपाक से कहा, वही कमरा जिसमें अची ने मेरी याद में मेरी फोटो लगा रखी होंगी और जिसे वो हमेशा लॉक रखती है। बटलर हैरान था। सर, ऐसा तो कोई कमरा नहीं है यहाँ। वो जोर से चिल्लाया, कैसे नहीं है? कहानियों में तो हमेशा होता है। तुम्हें नहीं पता तो मना कर दो, पर झूठ मत बोलो। मैंने आगे की बातें नहीं सुनी और बस बटलर की किस्मत पर 2 मिनट का मौन रखकर वहां से निकल गया। पेंट हाउस में शिफ्ट होने के बाद मेरी लाइफ काफी चिल हो गई। बस दिन में 3 बार बटलर लियू की मदद से झो रान की नजरों से बचकर चुपके से विला जाना पड़ता था ताकि जियांगची का खाना बना सकूं। बाकी समय मैं एकदम फ्री था। मेरा चेहरा तो चमकने लगा था, पर बटलर लियू बेचारे सूख कर कांटा होते जा रहे थे। एक दिन जब वो मुझे लेने आए तो मैंने पूछ ही लिया, लियू अंकल, विला में काम बहुत बढ़ गया है क्या? आपकी नींद पूरी नहीं लग रही। लियू अंकल ने लंबी आह भरी। अरे पूछो मत, उस झो रान ने मेरा जीना हराम कर दिया है। विला में आते ही उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि मैंने उसे ये नहीं कहा कि वो बॉस का पहला मर्द है। अगले दिन मुझसे पूछा कि क्या उसके जाने के बाद बॉस पिछले 10 साल से नहीं हंसी हैं।
मैंने बस उन्हें बॉस का परसों वाला इंटरव्यू दिखा दिया जिसमें वो हंस रही थी, तो उसने गुस्से में मेरा फोन ही तोड़ दिया। लियू अंकल का गुबार फूट पड़ा और उन्होंने पूरे हफ्ते का सारा ड्रामा मुझे सुना दिया। उनकी बातें सुनकर मुझे खुद पर गर्व हुआ कि मैं पहले ही दिन यहाँ आ गया, वरना उस डेली सोप वाले ड्रामे के चक्कर में मेरी तो उम्र ही कम हो जाती। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2 दिन बाद ही मेरे पेंट हाउस की घंटी ऐसे बजी जैसे कोई मर गया हो। दरवाजा खोलते ही झोरान मुझे धक्का देकर अंदर घुस आया। वो किसी मोर की तरह पूरे घर में घूमने लगा। तभी मैं कहूं कि तुम उस दिन इतनी खुशी खुशी क्यों चली गई? असल में तुमने यहाँ दूसरा ठिकाना बना रखा था। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा, मिस्टर झो, मैं सच में सिर्फ एक शेफ हूँ। यकीन नहीं आता तो मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा। जैसे ही उसकी नजर सैलरी पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 80 लाख? वो हंसा और कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर पटक दिया कि शेफ को इतनी सैलरी मिलती है? ये पक्का तुम्हारा कीप मनी है, तुम बिकी हुई हो। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ। उसकी इस बात ने मेरा खून खौला दिया। मैंने तुरंत जियांगची को फोन लगा दिया। बॉस, क्या आप अपने इस व्हाइट मूनलाइट को संभाल सकती हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक भारी सांस सुनाई दी। उसे फोन दो। फोन उठाते वक्त झोरान बहुत चौड़ में था, पर बात सुनते सुनते उसका चेहरा उतर गया। आखिर में उसने मुझे एक घूरती हुई नजर दी और फोन काट दिया। उसने अपना कॉलर ठीक किया और बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पर यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छी अभी तुम्हारी बातों में आ गई है, पर जल्दी ही उसे पता चल जाएगा कि एक नकली चीज कभी असली की जगह नहीं ले सकती। उसके जाने के बाद जब दरवाजा जोर से बंद हुआ तो मैं सोचने लगा कि क्या जियांगची से इसके लिए कुछ और मेंटल डैमेज के पैसे मांग लूं। झोरान के झमेले से बचने के लिए मैंने अगले कुछ दिन विला जाना ही बंद कर दिया। खाना बनाकर लियू अंकल के हाथ टिफिन में भेज देता। पर एक दिन लियू अंकल टिफिन के साथ झोरान की वेलकम पार्टी का इन्विटेशन कार्ड भी ले आए। उसे देखते ही मेरा सिर फटने लगा। मैं मना करने ही वाला था कि लियू अंकल बोले, बॉस उस लड़के की जिद से परेशान है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम पार्टी में आओगे तो 10 गुना ओवरटाइम मिलेगा। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हों कि इस किस्मत के मारे की कितनी निकल पड़ी है। मेरा नजरिया भी तुरंत बदल गया। ओवरटाइम की बात नहीं है अंकल, बॉस का हुक्म है तो मैं जान भी दे सकता हूँ। पार्टी विला में ही थी। जब मैं पहुंचा, झोरान पियानो बजा रहा था। लाइट उस पर ऐसे गिर रही थी जैसे वो वाकई कोई मासूम सा व्हाइट मूनलाइट हो। जैसे ही शहर के बड़े बिजनेस टाइकून और रईसों ने मुझे देखा, वो सब मुझे घेर कर बातें करने लगे। मिस्टर शेन, क्या आज का डिनर आपने बनाया है? तब तो आज मजे आ जाएंगे। वैसे क्या आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं? मेरी माँ आपके हाथ के खाने की बहुत बड़ी फैन है। पियानो की आवाज अचानक रुक गई। सबकी नजरें झोरान पर टिक गईं। उसने माइक उठाया और गुस्से से लाल होकर उन लोगों की तरफ देखा जो मेरे आसपास थे। मैं आप सबको बता दूं, असली व्हाइट मूनलाइट मैं हूं। आप जिसे घेरे खड़े हैं वो बस एक मामूली सब्स्टिट्यूट है। चमचागिरी करनी है तो सही इंसान की करो, वरना बाद में पछताओगे। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबके चेहरे पर ये पागल कौन है वाले एक्सप्रेशंस थे और फिर सब उसे इग्नोर करके वापस मुझसे गप्पे लड़ाने लगे। झोरान को लगा था कि जब वो नहीं था तब मैंने सबको अपनी तरफ कर लिया है। वो गुस्से से पागल हो रहा था, पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने किसी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए मुस्कुराकर मुझसे कहा, मैंने तो अभी काफी अच्छा बजाया, पर सुना है कि मिस्टर शेन की पियानो स्किल्स तो और भी कमाल की हैं। क्यों ना आप एक धुन बजाकर सबका मनोरंजन करें? अगर आप नहीं बजाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप यहाँ आए मेहमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये कहते वक्त झोरान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि शेन लुओ को म्यूजिक की ABCD भी नहीं पता, पियानो बजाना तो दूर की बात है। उसे यकीन था कि जैसे ही मैं पियानो पर बैठूंगा सबके सामने मेरा मजाक उड़ेगा और तब अची को समझ आएगा कि ये सब्स्टिट्यूट उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। झोरान अपनी जीत के सपने देख ही रहा था कि मैंने बिना सोचे कह दिया, आपने गलत सुना है, मुझे पियानो बजाना बिल्कुल नहीं आता। झोरान का चेहरा उतर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। तुमने इतनी आसानी से सच बोल दिया? नॉवेल्स में तो सब्स्टिट्यूट कुछ ना आते हुए भी व्हाइट मूनलाइट की नकल करने के लिए अपनी फजीहत करा लेता है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बोलते बोलते वो लगभग चिढ़ गया। ये उसकी शानदार वेलकम पार्टी थी जिसे उसने सिर्फ मुझे जलील करने के लिए प्लान किया था। तभी जियांगची अपना काम निपटाकर वहां आई। झोरान का लाल चेहरा देख उन्होंने फौरन पूछा कि क्या हुआ। उसने तुरंत जियांगची का हाथ पकड़ा और बोला, अची, शेन लुओ मुझे परेशान कर रहा है। जियांगची ने मेरी तरफ देखा तो मैंने फौरन हाथ खड़े कर दिए। मैंने कुछ नहीं किया। आसपास के लोगों ने जियांगची को पूरी बात बता दी। उन्होंने अपने सिर को सहलाया। वो काफी थकी हुई लग रही थी। बस एक बार बजा दो, तुम्हें इस बार 20 गुना ज्यादा ओवरटाइम बोनस मिलेगा। मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बॉस, आप वाकई दिलदार हैं। मैं पियानो की तरफ गया और कीज पर अपनी उंगलियां बस यूं ही पटकने लगा। जो आवाज निकली वो झोरान के म्यूजिक के मुकाबले एकदम शोर थी। झोरान खुशी से झूम उठा और आसपास देखने लगा कि कब लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। लेकिन मेहमान तो बस अपने ड्रिंक्स में मशगूल थे, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही न दिया हो। झोरान अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम लोग शेन लुओ पर हंस क्यों नहीं रहे? बोलो न कि ये छोटे खानदान का है और इसे तमीज नहीं है। किसी ने हैरान होकर पूछा।
उसे पियानो बजाना नहीं आता तो इसमें हंसने वाली क्या बात है। और पियानो बजाना किसी इंसान की काबिलियत का पैमाना नहीं होता। मिस्टर शेन को पियानो नहीं आता, पर उनके हाथ का खाना किसी शाही दावत से कम नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। झो रान चिल्लाया, तुम सब तो बस इस पार्टी के बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो। तुम्हारा काम है इस सब्स्टिट्यूट की फजीहत पर हंसना। तुम हंस क्यों नहीं रहे? पार्टी में ऐसी खामोशी छा गई कि शैंपेन के बुलबुले उठने की आवाज भी सुनाई दे जाए। शहर की एक रईस लड़की ने तंज कसा, लगता है जियांग बॉस की पार्टी बहुत कीमती है और हम यहाँ बस शो पीस बनने आए हैं। अगर ऐसा है तो हमारा यहाँ रहना बेकार है। ज्यादातर लोग पार्टी छोड़कर जाने लगे। जियांगची माफी मांगती रहीं, पर कोई रुकने को तैयार नहीं था। जियांगची का सिर फटा जा रहा था, पर झो रान अभी भी चिल्ला रहा था, इन्हें जाने दो। मैं अची का व्हाइट मूनलाइट हूँ जिसने मुझसे पंगा लिया है। कल अची उन सबको सड़क पर ले आएगी। ये सुनते ही बचे कुचे लोग भी उसे पागल समझकर वहां से रफू चक्कर हो गए। वेलकम पार्टी का कचरा हो चुका था। मैं भी निकलने ही वाला था कि झो रान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते। अची, ये पार्टी शेन लुओ की वजह से खराब हुई है। उसने मुझे फंसाया है। इसे सजा दो। जियांगची का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में झो रान के लिए साफ निराशा दिख रही थी। आन रान, क्या तुम अपना ड्रामा बंद करोगे? तुम ऐसे कब से हो गए? झो रान का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम इस सब्स्टिट्यूट के लिए मुझे डांट रही हो? जियांगची, तुम बदल गई हो। अगर तुमने इसे चुना है तो याद रखना तुम्हें पछताना पड़ेगा। कहकर वो जैकेट उठाकर विला से बाहर भाग गया। मैंने जियांगची के कंधे पर सहानुभूति से हाथ रखा। काफी मेहनत वाला काम है आपका। खैर, मेरा ओवरटाइम बोनस कार्ड में डाल देना। जैसे ही मैं जाने लगा, देखा कि जियांगची दर्द से पीली पड़ रही थी और अपना पेट पकड़ रखा था। उनकी बीमारी फिर उभर आई थी। अब मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने उन्हें सोफे पर बैठाया और किचन में जाकर उनके लिए खिचड़ी बनाने लगा। पूरी रात उनकी देखभाल करने के बाद सुबह तक उनकी तबीयत ठीक हुई। मैं थकावट मिटाते हुए विला से बाहर निकल ही रहा था कि देखा झो रान गेट पर टहल रहा है। कल रात जियांगची उसे मनाने नहीं आई, इसलिए अब वो खुद अंदर जाने का बहाना ढूंढ रहा था। मुझे देखते ही वो फिर शुरू हो गया, मैं बस एक रात बाहर क्या गया, तुम अची के साथ चिपक गए। शेन लुओ, तुम्हारी चालें मुझसे कहीं ज्यादा गहरी हैं, पर खुश मत हो, मेरे पास तुम्हें ठिकाने लगाने के बहुत तरीके हैं। अब मुझे झो रान से बात करना दिमागी सुसाइड जैसा लग रहा था। मैं बस निकलने ही वाला था कि वो अचानक विला के अंदर दौड़ पड़ा। अची, पूरी रात सोचने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता है शेन लुओ तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं अब उसे कभी जाने को नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दो ना। जियांगची का गुस्सा शांत हो गया। चलो, तुम्हें समझ आ गया तो अच्छा है। शेन लुओ, तुम वापस विला में शिफ्ट हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता था वो अपनी बीमारी की बात कर रही हैं, पर झो रान ने फिर गलत समझ लिया। उसका चेहरा और भी सफेद हो गया, पर उसने मेरी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान दी। मुझे लगा कि अब कुछ नया बवाल होने वाला है। अगले कुछ दिन मैं डरा हुआ था, पर बटलर लियू को जैसे कोई साथी मिल गया हो। वो हर रोज किचन में आकर झो रान की बुराई करते। एक दिन वो बुराई कर ही रहे थे कि पीछे से झो रान की आवाज आई, अची, देखो शेन लुओ तुमसे इतने पैसे लेता है और काम के वक्त गप्पे लड़ाता है। जियांगची को उसकी बात समझ नहीं आई, पर वो चिढ़कर बोली, लियू अंकल, काम पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लियू अंकल वहां से खिसक लिए, पर झो रान की आंखों में मेरे लिए नफरत और बढ़ गई। एक दिन मैं लंच बना रहा था, तभी झो रान किचन में घुसा और मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। शेन लुओ, अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। कहते ही उसने चाकू से अपने कमर पर बंधा खून का पैकेट फाड़ दिया और जोर जोर से रोने लगा। आह शेन लुओ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुमने मुझे चाकू क्यों मारा? जियांगची आवाज सुनकर भागी हुई आई। झो रान को जमीन पर गिरते देख उनके चेहरे पर गुस्सा था। शेन लुओ, मैं जानती हूँ उसने तुम्हें तंग किया, पर तुम उस पर हमला तो नहीं कर सकते थे। मैंने शांति से ऊपर की तरफ इशारा किया। बॉस, किचन में कैमरा लगा है, मुझे दोषी ठहराने से पहले एक बार फुटेज देख लीजिए। झो रान को इस बात का अंदाजा नहीं था। जैसे ही जियांगची फुटेज चेक करने जाने लगी, वो चिल्लाने लगा, अची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कैमरा बाद में देख लेना। जियांगची उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। मैंने लियू अंकल को फुटेज संभालने को कहा और खुद भी हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर के केबिन में झो रान ने मौका देखकर डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उसे एक कार्ड थमा दिया। सुनो, बाहर जाकर कह देना कि चाकू लगने से मेरी किडनी फेल हो गई है और अब मुझे इस लड़के की किडनी चाहिए, समझे? डॉक्टर कार्ड देखकर हैरान रह गया। झो रान को लगा काम हो गया। उसने खुद को व्हीलचेयर पर बाहर निकलवाया। जियांगची दौड़कर आई। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? क्या मुझे बाहर से किसी बड़े सर्जन को बुलाना चाहिए? डॉक्टर कुछ बोलने ही वाला था कि झो रान खुद ही कमजोरी का नाटक करते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी किडनी डैमेज हो गई है और मुझे फौरन ट्रांसप्लांट चाहिए। मुझे लगता है शेन लुओ की किडनी एकदम सही रहेगी। आखिर उसने मुझे जख्मी किया है तो उसे हर्जाना तो देना होगा। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि जियांगची अब मेरी किडनी निकलवा